मेक हाल ने बरूनो को निकाल दिया और येमेन में जलजले की तरह महसूस हुआ। इससे अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ गए। बरूनो के दुश्मन भी थे लेकिन इनमें से कुछ भी खुश नहीं थे। बहुत से मुलाजमीन के लिए ये बात वाज़ेह थी कि इस फैसले की असल वजह हसद थी। लोग अक्सर कहते थे कि हाल को इस शख्स से खतरा था जिसने कंपनी को मुनाफा की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और जो इससे 15 साल से भी कम उम्र का था। एक शख्स ने कहा कि हाल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि बरूनो इतना अच्छा दिखाई दे। हाल को मालूम होना चाहिए था कि बरूनो आखिरकार कंपनी संभाल लेगा और बूढ़े आदमी को आराम पर भेज दिया जाएगा। हाल ने पाल पुर्दी को नया सदर मुकर्रर कर दिया ताकि उन थ्योरियों को सच साबित कर सके। पाल एक खुश मिजाज सीधा सादा इंजीनियर था और मैन में नायब सदर था। वो एक बेरंग शख्सियत का मालिक था जो चेयरमैन के आगे झुक जाता और कभी इसे शानदार मुनाफा से खतरा ना होता। बहुत से लोग मेरे नजरिए से मुत्तफिक थे। बरूनो का जाना मेरे लिए एक भारी धचका था। वो मेरा रहनुमा था और हमारे बैन अल-अक़वामी कामों में एक अहम सतून। जबकि पुर्दी घरेलू मंसूबों पर तवज्जो देता था, इसे हमारी बैरूनी सरगर्मियों की असल हकीकत का अंदाजा ही ना था। मुझे हैरत थी कि कंपनी अब कहाँ जाएगी। मैंने बरूनो को फोन किया और वो सोचों में डूबा हुआ लगा। इसने हाल से जबरदस्त सेवरेंस पैकेज मांगा और वो इसे मिल गया। मेक के पास वोटिंग स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा था और जब उसने यह कदम उठाया तो मेरे लिए कुछ करना नामुमकिन था। बरूनो ने इशारा दिया कि वो हमारी क्लाइंट मल्टीनेशनल बैंकों में आला ओहदों की कई पेशकशों पर गौर कर रहा है। मैंने इससे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसने कहा, आंखें खिली रखना। मेक हाल हकीकत से कित चुका है लेकिन कोई इसे नहीं बताएगा, खास तौर पर अब जो कुछ इसने मेरे साथ किया। मार्च 1980 में मैं वर्जिन आइलैंड्स में सीलिंग की छठी पर गया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी नए साल की करारदाद पूरी करूंगा इस इलाके की तारीफ की वजह से, लेकिन जब मैंने ये जगह मुंतखब की तो मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। जब मैं सर फ्रांसिस ड्रेक चैनल से गुजरा तो एक लकड़ी की कुश्ती जिस पर कौस कज़ा का झंडा लहरा रहा था मेरी तरफ आ रही थी। इसके बाद बान दोनों तरफ से हुआ में तन कर फूल रही थी। कुश्ती पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया और रंग बिरंगे कपड़ों में लिपटे लोग हाथ हिला रहे थे। ये वाज़ेह था कि वो एक इज्तिमाई तर्ज जिंदगी गुजार रहे थे और आज़ाद रूह के कज़ाक थे। मैंने गहरा हसद महसूस किया। मैं वो आज़ादी चाहता था। और फिर मैंने समझा, मेरा गुस्सा मेरे वालिदैन के बारे में नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी मेरे वालिदैन की दीन है। मेरी कामयाबी उनकी मेहनत और कुर्बानियों का नतीजा है। मुझे अपनी तमाम गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्हें इल्जाम देना न सिर्फ बेवकूफ़ी और नाइंसाफ़ी थी बल्कि खुद तबाकुन भी। मैं सुनहरी जहाज़ों के बेड़े के रास्ते एक खलीज सेनेजान आइलैंड में पहुंचा जहां कज़ाक अपनी लूट का इंतजार करते थे। मैंने लंदर समंदर में गिराया। मैं डंगी में बैठकर साहिल तक आया और पुरानी शुगर प्लांटेशन के खंडात के नीचे कुश्ती को खड़ा कर दिया। मैं काफी देर तक पानी के किनारे बैठा रहा, कुछ ना सोचने की कोशिश करता रहा और अपने जज्बात से खाली होने की कोशिश करता रहा, मगर यह मुमकिन ना हो सका। कड़ी मशक्कत के बाद जब मैं ऊंची पहाड़ी पर पहुंचा तो मैं टूटे फूटे दीवारों पर खड़ा था। नीचे अपनी कुश्ती को देखा। सूरज कैरेबियन के ऊपर डूब रहा था। सब कुछ पर सुकून लग रहा था, मगर मैं जानता था कि यह वही जगह है जहां सैकड़ों अफ्रीकी गुलामों ने अजियतनाक हालात में जान दी बंदूकों के साए तले ये दीवारें बनाए और वो मशीनें चलाएं जो कच्ची गिने को शरबत में बदलती थी। ये जगह बज़ाहिर पुरसुकून थी लेकिन इसके पीछे जुल्म की दास्तानें छपी थीं। सूरज जजीरे के पीछे डूब गया। आसमान पर कौस बन गई। मुझे अचानक यह हकीकत मुंह फाड़ कर दिखाई दी कि मैं भी गुलाम बनाने वालों में शामिल था। मैन में मेरी नौकरी सिर्फ गरीब ममालिक को कर्ज के जाल में फंसाने तक महदूद न थी। मेरे झूठे माशी अंदाजे सिर्फ अमेरिका को तेल की रसाई देने के लिए न थे। कंपनी में मेरा मकाम सिर्फ मुनाफा बढ़ाने का जरिया न था। मेरी नौकरी इंसानों और उनके खानदानों से जड़ी थी, ऐसे ही जैसे वो गुलाम जो उन दीवारों को तामीर करते हुए मर गए। मैं उन पुराने गुलामों का वारिस था। मेरा तरीका ज्यादा जदीद था, जिसमें मुझे मरे हुए जिस्म देखने की बदबू सूंघने की अचीफें सुनने की जरूरत नहीं थी। मैंने गुनाह किया था और चूंकि मैं खुद को इससे अलग कर सकता था, मेरा गुनाह और भी बड़ा था।
میں سمندر کی طرف سے منہ موڑ کر پیچھے پلٹا۔ میں نے آنکھیں بند کی تاکہ غلاموں کے ہاتھوں بنی ان دیواروں کو نہ دیکھوں۔ میں نے ایک موٹی لکڑی دیکھی۔ میں نے اسے اٹھایا اور دیوار پر مارنا شروع کیا۔ میں نے اس وقت تک ان دیواروں کو پیٹا جب تک خود گر نہ گیا۔ پھر میں گھاس پر لیٹ گیا اور بادلوں کو دیکھتا رہا۔ میں واپس ڈنگی کی طرف آیا۔ ساحل پر کھڑے ہو کر نیلے پانیوں میں اپنی کشتی کو دیکھا اور میں جان گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے ذمہ داری لینی ہے۔ میں نے جان لیا کہ اگر میں کبھی اپنی پرانی زندگی کی طرف گیا تو سب کچھ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ وہ سب کچھ تنخواہیں، پینشن، انشورنس اور سہولیات نوکری کا حصہ تھے۔ جتنا زیادہ وقت میں وہاں گزارتا نکلنا اتنا ہی مشکل ہوتا۔ میں دوبارہ خود کو مار سکتا تھا اور پھر بچ نکلتا۔ میں 2 دن بعد بوسٹن واپس آیا۔ 1 اپریل 1980 کو میں نے پال پردی کے دفتر میں استعفیٰ دے دیا۔